हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टर्निंग वाला पार्ट पढ़ाया था। अगर कोई भी कार है वो टर्न ले रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैसे मिलेगा, उसके तीन अलग अलग प्रोसेस थे या तीन अलग अलग तरीके थे जिनसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता था। पहला या तो फ्रिक्शन से आ रहा हो, दूसरा बैंकिंग से आ रहा हो, तीसरा दोनों से आ रहा होगा। उनके फॉर्मूला वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह अपन सब लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा अपन। वैसे सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट हो गया है। अब आज वाले लेक्चर में अपन एक तो पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम लिख देता हूँ मैं, क्या है देखो, हेडिंग लिख देता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको याद होगा जब अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे बच्चे, वहाँ पे भी एक फोर्स आया था अपने पास, स्यूडो फोर्स। उसी टाइप से यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या है देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, तो उसी टाइप से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है देखो, इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले तो स्यूडो फोर्स के बारे में सोचो जरा, स्यूडो फोर्स क्या था बच्चों। अगर स्यूडो फोर्स की कहानी आपको याद होगी तो सेंट्रीफ्यूगल की कहानी भी आपको तुरंत से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी याद होगी ना, सेंट्रीपिटल नहीं सॉरी स्यूडो फोर्स की अगर आपको कहानी याद होगी तो सेंट्रीफ्यूगल भी समझ आ जाएगा। मैं पहले स्यूडो फोर्स याद दिलाता हूँ बच्चों आपको। न्यूटन्स लॉ जब अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने एक टर्म पढ़ाई थी, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाए। न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम में। अगर मैं न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाऊंगा तो वहाँ वैलिड नहीं होते। बट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपन न्यूटन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर अपन न्यूटन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वही एक्स्ट्रा फोर्स को बोला जाता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, और फिर मैंने आपको लिफ्ट वाला एग्जांपल लेके समझाया था। मैंने एक लिफ्ट वाला एग्जांपल लिया था और उससे समझाया था स्यूडो फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है और कितना लगता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स लगता है जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उसका मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। फ्रेम का एक्सेलरेशन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा उसका एक्सेलरेशन, और लगाना किधर होता है, फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ये वहाँ अपन ने स्यूडो फोर्स की कहानी पढ़ी थी। वही सेम कहानी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। स्यूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं था, वैसे ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कोई रियल फोर्स तो है नहीं। ये कब लगाना होता है, जब अपन यहाँ रोटेटिंग फ्रेम में से ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे होते हैं। कैसे, रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के कोई ऑब्जेक्ट का मोशन कर रहे हैं तो अपने को लगाना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कब लगाना होगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे वहाँ मैंने स्यूडो फोर्स में बताया था, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में से बैठ के कोई भी पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस पार्टिकल पे स्यूडो फोर्स लगाना होगा। कितना, ऑब्जेक्ट का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। फ्रेम बोले तो ऑब्जर्वर। ये तो वहाँ की कहानी होगी स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल सेम है। सेंट्रीफ्यूगल में बस यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होती है ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक स्पेशल टाइप की हो जाती है, वो है एक रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, जब भी कोई भी रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम से कभी भी अपन मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो रोटेटिंग फ्रेम में से जब मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा किधर, फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल लगता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, कितना लगेगा, फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना लिखूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। फ्रेम का एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन हो जाएगी सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना लगता है, कैसे लगता है, सारी कहानी एक एक करके अपन लिख लेते हैं जल्दी से। एक मिनट,
इट इज नॉट ए रियल फोर्स, इट इज नॉट ए रियल फोर्स। ठीक है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो है क्या, देखो है इट इज ए इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स, it is an imaginary force which has to be applied as a concept only in a rotating frame। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्यों लगाते हैं, ताकि न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाए। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन दैट फ्रेम। देखो क्या है, वापस रिपीट करता हूं। जिसे अपन ने वहां स्यूडो फोर्स लगाया था, कब, वहां जो अपन ने स्यूडो फोर्स लगाया था नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम की जगह रोटेटिंग फ्रेम आ गई। अगर रोटेटिंग फ्रेम में से कोई भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा। ठीक है, ताकि अपन न्यूटन्स लॉ को लगा पाएँ। तो इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स है। ये देखने का एक नज़रिया है। कब लगाना है, जब रोटेटिंग फ्रेम से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ठीक है, कितना लगेगा ये भी समझ लेते हैं जरा। तो अगला, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इसका मैग्नीट्यूड तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। क्यों होता है अभी बता रहा हूं। ठीक है, मीन्स ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, वो मैग्नीट्यूड में तो कितना होगा, mv²/r के बराबर ही होगा। बट गड़बड़ है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is always radially outward। ठीक है, देखो अब मैं यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा हूं आपसे। देखो जैसे अपन कंपेयर करते हैं, स्यूडो फोर्स में क्या लिखते थे अपन, जो स्यूडो फोर्स में लिखते थे ना अपन, स्यूडो फोर्स में क्या करते थे, मास इनटू ए वेक्टर ऑफ फ्रेम, ये करते थे स्यूडो में। तो यहाँ पे ये भी तो एक स्यूडो ही है ना, सेंट्रीफ्यूगल भी क्या है, एक स्यूडो है। तो यहाँ अगर सेंट्रीफ्यूगल देखूंगा मैं, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा उसमें भी क्या आ जाएगा, फोर्स में ऑब्जेक्ट का मास इनटू यहाँ पे जो है, यहाँ किसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, फ्रेम का। तो यहाँ रोटेटिंग फ्रेम है ना, रोटेटिंग फ्रेम कैसे रोटेट कर रही होती है, v²/r से। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने m, ये जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, v²/r। तो m × v²/r आ गया ना। अब ये माइनस सेंट्रीपिटल तो सेंट्री की डायरेक्शन में आता है,
ये माइनस क्या करेगा, अपोजिट कर देगा उसको, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुल मिला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कुछ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड में तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, बट ये देखने का नजरिया है। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा लो, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो आप, उस पर जितने भी फोर्स हैं सब लगा दिया आपने, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स जितने भी है सब लगा दिया आपने। अब आते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, क्योंकि रोटेटिंग है ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, कहाँ बैठे हो बेटा, ग्राउंड पे, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको उसका सर्कुलर मोशन क्लियरली दिख रहा होगा। अगर उसका सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकालो और उसको mv²/r के बराबर कर दो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। ये कहानी तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल में क्या अलग है, सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, वही आपने फ्री बॉडी डायग्राम सब कुछ बना लिया। अब आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए जो घूम रहा था, उस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए, मतलब आप एक रोटेटिंग फ्रेम हो गए क्या। अगर आप एक रोटेटिंग फ्रेम हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए, तो सूडो फोर्स आएगा। तो वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम, पहले नॉन इनर्शियल का सूडो आया था, तो उस नॉन इनर्शियल को यहाँ पे एक स्पेशल केस में नाम दे दिया रोटेटिंग फ्रेम, और उस सूडो को नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो अगर आप उस रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए ना, तो आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगेगा तो फिर अपने को क्या करना है, एक फोर्स लगा देना है, किधर, फ्रेम की अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है। फ्रेम का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको अपन बोलते हैं, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब बाहर की डायरेक्शन में लगा देना है। कितना, ऑब्जेक्ट का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का मास इनटू v²/r, फ्रेम का एक्सेलरेशन। लिख लो यहां तक की कहानी। चलो लिख लिया होगा आपने, मैंने रब भी कर दिया, गायब कर दिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ न्यूमेरिकल देख लेता हूँ एक आध। दो गए क्वेश्चन समझाता हूँ। ये एक डिस्क है, और ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है, और ये टॉप व्यू है, मतलब ये जो डिस्क रोटेट कर रही है ना, डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है डिस्क, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही होगी, पर बोर्ड पे मैंने ऐसे बता दिया आपको, ठीक है। ये ऐसे डिस्क घूम रही है। अब इस डिस्क पे क्या हो रहा है बेटा, डिस्क पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है सरकमफेरेंस में, ठीक है, ये सरकमफेरेंस पॉइंट है, और मीन्स ये ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है जो भी, ये ब्लॉक को नाम देते मैंने ब्लॉक, ब्लॉक ए, ब्लॉक ए एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। इसका मतलब ये है, ये जो ब्लॉक ए है ना, ये डिस्क जैसे जैसे डिस्क घूम रही है ना, तो ब्लॉक ए भी घूम रहा है, और ये डिस्क का जो कांस्टेंट स्पीड है अल्फा, इसका 0 है, अल्फा नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका 0 है, और इसका जो स्पीड है ना वो घूम रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। ये जो डिस्क है ना ऐसे ऐसे घूम रही है 5 मीटर पर सेकंड से। या फिर एक काम करता हूँ, दूसरा लिखता हूँ, अल्फा और ओमेगा लिखता हूँ। इसका अल्फा तो 0 हो गया, अल्फा तो 0 हो गया,
ओमेगा जो दिया है ना वो दिया आपको 2 रेडियन पर सेकंड। ये डिस्क घूम रही है, हर एक सेकंड में 2 रेडियन घूम जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं 2 ऑब्जर्वर को लेके आता हूँ, अलग अलग ऑब्जर्वर हैं 2। एक तो इस ब्लॉक के जस्ट बगल में यहीं पे बैठा हुआ है, ब्लॉक ए के जस्ट बगल में यहीं बैठा हुआ है, और एक यहाँ बाहर जो है ग्राउंड पे बैठा हुआ है। ये आ गया अपना x और ये आ गया अपना y, 2 ऑब्जर्वर है अपने पास, ठीक है। तो फाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट या ऑन ब्लॉक A for observer X and observer Y। X और Y जो ऑब्जर्वर है ना, उन ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आने वाला है, इसका जो ये डिस्क है, इसका जो रेडियस दिया है वो रेडियस मुझे मान लेना है कितना, 1 मीटर। डिस्क का रेडियस 1 मीटर मान लेना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास मान लेना अपने को 300 ग्राम, 300 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है। अगर जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, पुराना कॉन्सेप्ट, वो इजीली सोल्व कर लेंगे इसको। ये एक डिस्क है, अब मैं डिस्क बताऊँ आपको, तो अपने पास डिस्क तो है नहीं, बट एक रेक्टेंगल जरूर है, और आप बोलोगे तो मैं इसको डिस्क में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो रेक्टेंगल मान लो, ये ऐसा रेक्टेंगल है, अब ये ऐसे रेक्टेंगल ऐसे घूम रहा है, अब ये बस ये रेक्टेंगल है, इसको डिस्क समझ लो आप। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और एक ऑब्जेक्ट इस पे यहाँ पे बना हुआ है बेचारा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इस पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 डिस्क घूम रही है, पूरा पूरा सर्कुलर मोशन कर रही है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्क के सर्कमफेरेंस में हमेशा मेंटेन है, ठीक है। डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ब्लॉक ए एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, फाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ब्लॉक ए। ये जो ब्लॉक ए होगा इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दो, ऑब्जर्वर एक्स के लिए और ऑब्जर्वर वाई के लिए। ऑब्जर्वर एक्स ये रहा और ऑब्जर्वर वाई ये रहा। आपको देखना है कि कौन से ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीफ्यूगल आएगा और किसके लिए नहीं आएगा। सेंट्रीफ्यूगल मैंने बता रखा है कब आता है, सारा पहले कहानी लिखा दी मैंने, ठीक है ना। ब्लॉक का मास 300 ग्राम दिया है, डिस्क का रेडियस 1 मीटर है, और डिस्क का अल्फा 0 है, डिस्क का ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड है। सोल्व करके देखो जल्दी से, सोल्व करके देखिए बच्चे जल्दी से। चलो आप लोगों ने सोल्व किया होगा, ट्राई किया होगा। पहले तो ए के रेस्पेक्ट में कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आता है जब मोशन को अपन रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे होते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में कोई, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में कोई नहीं आने वाला है। तो मैं लिखता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 आएगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर तो नहीं पता, बट मैं इस एम वी स्क्वायर आर की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। मास कितना दिया है 300 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा कितना दिया है 2 स्क्वायर इंटू आर कितना दिया है 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको कितना आ रहा है, 2 0 गया, या 3 इंटू 4 बाई 10, तो 2 5 6 बाई 5 आ रहा है न्यूटन। ये ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पे सर्कुलर, ये ब्लॉक का भी तो सर्कुलर मोशन होगा ना, जैसे जैसे डिस्क आगे बढ़ेगी ये ब्लॉक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस ब्लॉक पे अंदर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए होगा, इस एक्स को तो वो सेंट्रीपिटल लगेगा, और वही जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो वाई को क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। देखो कहानी में समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से तो समझ आ जाएगी। ये जो डिस्क है, यहां पे समझाता हूं, ये जो डिस्क है ना, ये मैंने डिस्क बना दी। अब इस डिस्क पे क्या हो रहा है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक पे इधर की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा है।
ये एक फ्रिक्शन लग रहा है इधर, और वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक नेचर का। कौन सा? स्टैटिक नेचर का। अब मैं पूछूंगा ऑब्जर्वर एक्स से, हाँ भाई ऑब्जर्वर एक्स बताओ क्या कहानी चल रही है ब्लॉक की। ये जो ब्लॉक ए है इसका अगर मैं ऑब्जर्वर एक्स से पूछता हूं तो ऑब्जर्वर एक्स क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर एक्स बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ एक्स यहाँ बैठा हुआ है, क्या आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यहाँ बैठा हुआ है एक्स। तो ये जो एक्स ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है ना, ये मुझे पता है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो क्या बोल देगा? जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? ये फ्रिक्शन। एक्स के लिए क्या हो जाएगा? ये फ्रिक्शन किसको प्रोवाइड करा रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, एक्स को पता है सर्कुलर मोशन कर रहा है ब्लॉक, ठीक है। अब वाई से पूछेंगे, वाई क्या बोलेगा? वाई बोलेगा भाई ये जो ब्लॉक है ये तो मेरे जस्ट बगल में ही रह रहा है हमेशा। देखो थोड़ी देर बाद अभी यहां था क्या, वाई यहाँ पे, ब्लॉक यहाँ आएगा, वाई भी यहाँ जाएगा, ब्लॉक यहाँ आएगा, वाई भी, ब्लॉक यहाँ, वाई, ब्लॉक वाई, तो वाई को लगेगा अरे यार ये तो रेस्ट में है। बट ये फ्रिक्शन कहां जा रहा है? अगर मैं ऑब्जर्वर वाई की बात करूं बेटा, ऑब्जर्वर वाई, तो ऑब्जर्वर वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इधर पीछे की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको पहले? ऑब्जर्वर एक्स जो है, ऑब्जर्वर एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। ऑब्जर्वर एक्स के रेस्पेक्ट में कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन। जो ऑब्जर्वर एक्स है ना उसको तो कौन सा मोशन लग रहा होगा? सर्कुलर। ठीक है, बट ऑब्जर्वर वाई को क्या लग रहा होगा? ये रेस्ट में लग रहा होगा। रेस्ट में क्यों लग रहा है? ब्लॉक रेस्ट में क्यों लग रहा है? ब्लॉक एट रेस्ट। ए यार ये थोड़ी जगह कम लग रही है यहाँ पे, यहां तक लिखो फिर मैं इसको समझाता हूं अच्छे से, क्योंकि ये कहानी समझ आनी चाहिए। ये कहानी नहीं समझ में आएगी ना तो फिर आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। यहां तक लिखो फिर मैं समझाता हूं क्या लिखाना चाह रहा हूं। देखो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने बेटा, वीडियो पॉज करके लिख लो अगर नहीं भी लिखा है तो। वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। लिख लिया। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या है। देखो कहानी, दो डायग्राम बना के अच्छे से समझेंगे अपन तो समझ आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये जो डिस्क विद रेस्पेक्ट टू एक्स बात करूं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक्स, ब्लॉक मूव्स इन सर्कल। देखो क्या होगा, ये जो डिस्क मैंने बनाई है, ये डिस्क पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मैंने, यहाँ एक ब्लॉक रखा है क्या। अब यहाँ ब्लॉक रखने के बाद में मेरे पास में एक ऑब्जर्वर आया। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? ऑब्जर्वर यहाँ बाहर बैठा था क्या? यहाँ ऑब्जर्वर को बिठा दिया मैंने, ये एक्स को। तो अब इस पे इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ऑब्जर्वर एक्स क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि जो सेंट्रीपिटल, ये इसका मोशन, ये एक्स बोलेगा इसका मोशन तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा क्या? जैसे जैसे डिस्क घूमेगी तो ब्लॉक भी घूमेगा। तो ये ऑब्जर्वर एक्स बोल देगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक मूव्स इन सर्कल एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। कहानी खत्म। अब आते हैं अपन ऑब्जर्वर वाई के रेस्पेक्ट में। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वाई ब्लॉक एट रेस्ट। ऑब्जर्वर वाई के रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में। ये जो डिस्क है, ये डिस्क आ गई, ये डिस्क ऐसे घूम रही होगी, बट हो क्या रहा है, यहां ये जो ब्लॉक होगा इस पे ये फ्रिक्शन अभी भी इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, ये जो ऑब्जर्वर वाई यहां बैठा हुआ है, इस वाई ऑब्जर्वर के और ब्लॉक के बीच का हमेशा डिस्टेंस वही रहेगा। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो वाई भी ये ऐसे ऐसे घूमते तो इस वाई को क्या लगेगा? अरे यार ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बदल रहा, रेस्ट में लगेगा। अब रेस्ट में लगेगा तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बट होगा क्या? अब यहाँ पे इधर एक फोर्स लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, वो फोर्स होगा mv² बाई r के बराबर, या m ओमेगा स्क्वायर, r भी लिख सकते हो उसको।
ठीक है, और ये जो फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। जितना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तभी तो जाके ब्लॉक रेस्ट में रहा होगा। ठीक है, मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके लिए? एक्स के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऐसी कहानी हो रही है इसके केस में। ठीक है, तो नोट कर लो, शायद आप लोगों को समझ आई हो ये कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी नोट करो वीडियो पॉज करके। यही क्वेश्चन में आगे लिख लेना, ऐसा कुछ मैंने पूछा नहीं है, बट आपको सेंट्रीफ्यूगल का फील दिलाने के लिए मैंने ट्राई किया है और शायद आप लोगों को समझ भी आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दिया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखोगे, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी होगी। अब देखोगे अगली कहानी समझना चाहता हूँ अर्थ के बारे में। अब यहाँ पे अपन ने सेंट्रीफ्यूगल समझा, ऐसे अर्थ पे क्या होगा देखो, हो क्या रहा है हकीकत में, हेडिंग बाद में लगाऊंगा, पहले समझा देता हूँ। धरती माता, सरफेस तो सबने देखी है ना धरती माता की, ये आ गई अपने पास धरती माता, टिंग 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 टिंग, इतनी बड़ी धरती, बहुत बड़ी 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 होती है ये, बोर्ड पे तो इतनी सी बनाऊंगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, ये यहां कहीं पे मैं खड़ा होऊंगा, टिंग, ये ऐसे। सर ऐसे नीचे नहीं गिर जाओगे क्या? अपने को देखने पे अर्थ, जैसे मैं यहां से देखूंगा, आप भी देखोगे, इधर देखोगे तो आपको अर्थ क्या लगेगी? फ्लैट लगेगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना 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 खूब सारा बड़ा है कि अपन सबको अर्थ की रेडियस फ्लैट लगती है एकदम। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं खड़ा हूँ, इंसान है ये, संदीप नागर खड़ा है यहाँ पे, तो ये इंसान ऐसा नहीं नीचे गिर जाएगा, इस इंसान पे है। पहले तो बताओ इस पे ग्रेविटी का फोर्स mg किधर लग रहा होगा? मेरे पे जो ग्रेविटी का फोर्स mg, आधे बच्चे तो ऐसा mg लगाएंगे कि शर्म ही आ जाए मुझे। इस बच्चे पे mg इधर लगा दिया होगा कुछ, अरे mg इधर नहीं आएगा, धरती माता के सेंटर की तरफ इधर mg आएगा, इधर mg का फोर्स आएगा, ये नहीं आने वाला है। ठीक है ना, ये mg जिसने भी लगाया था इस टाइप से वो गलत है, mg अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, अपन अर्थ ऐसी बना लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो उसका mg इधर ही होता है। ठीक है, अपन ने ये जो बनाया ना, ये इतना सा अर्थ, वो इतना सा पार्ट है इसका, इतना सा इतना सा इतना सा, तो यहां से देखने में तो ऐसे ही लगा ना वो। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो mg वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, वो अर्थ की सेंटर की डायरेक्शन में। ये धरती माता है अपने पास, दी अर्थ, धरती मैया, धरती माता। ठीक है, अब हकीकत में ये धरती माता भी घूम रही है, आपको सबको पता है, दिन रात हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, इतना सबको पता है। इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है ऊपर, इसको साउथ पोल बोला जाता है, और धरती माता ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर धरती माता ऐसे ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ हूं, मैं खुद भी एक कौन सा फ्रेम हूं? रोटेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे मैं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं। अच्छा, यहाँ वाले आदमी कैसे खड़े होंगे? यहाँ वाले आदमी ऐसे होंगे, दिक्कत नहीं है कुछ, ये ऐसे होंगे। ठीक है, आदमी सब जगह होंगे, यहाँ भी होंगे आदमी। ठीक है ना, ऐसा नहीं आदमी यहाँ भी खड़ा होगा, कोई आदमी है, इन आदमी की आंखें तो आदमी, ये ऐसा आदमी हो। ठीक है, ऐसा नहीं सर ये आदमी उल्टा क्यों हो गया, वो ऐसा ही डायग्राम में ऐसा ही दिखेगा बेटा, है ना? क्लियर है, ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा है, सब सीधे खड़े हैं, कोई उल्टा नहीं। ऐसा नहीं है पैर के बदले ऐसे चिपक के रखा है धरती पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था कहानी। अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि अर्थ जो घूमती है,
अर्थ का रोटेशन जो होता है, आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, टिडिंग टिडिंग टिंग 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 टिंग, ऐसे पूरा एक चक्कर लगाने में, अपनी एक्सिस के अराउंड की बात करो, एक्सिस के अराउंड पूरा एक साइकिल लगाने में कितना 24 आवर्स, और सन के अराउंड पूरा घूमने में 1 साल लग जाएगा पूरा। आप 11 से 12 में पहुंच जाओगे, 10 से 11 में आए जैसे, ठीक है ना। और अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में दिन रात होते हैं ना, मान लो यहाँ पे सन है, अर्थ यहाँ से घूमी, अभी दिन हो रहा है, टिंग टिंग, अपन यहाँ पे रह रहे हैं तो अभी अपने को दिन लगेगा, ऐसे आते अपने को रात लगेगी, सन का लाइट अपने पास नहीं आएगा। ये छोटी मोटी कहानी आप सबको पता होगी। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में घूम लेती है, साल भर में सन के अराउंड पे घूम लेती है, और बाकी की कहानी मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, अब अर्थ जो घूमती है ना बच्चे, उस अर्थ के घूमने का क्या इफेक्ट होता है, अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है अपने वेट पे। अपना वेट सबको पता है वैसे, mg, मास और वेट अलग अलग टर्म है, ये न्यूटन्स लॉ में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अपना जो वेट होता है वो mg के बराबर, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होता है। तो घूमने के कारण उस पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो क्या चेंजेस आते हैं ये मैं समझाने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। तो हेडिंग लिख देते हैं जरा, क्या है देखो कहानी। हेडिंग आ गया अपना सुंदर सा, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपरेंट वेट। अपरेंट वेट, देखो क्या है कहानी, समझते हैं जरा, ध्यान से समझना बच्चे थोड़ा। ये धरती माता, ये मैंने बना दिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां से धरती माता घूम रही होगी ऐसे ऐसे, ओमेगा से, कितने से, ओमेगा से। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ओमेगा क्या हो गया बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ध्यान रखना। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, 6400। इसका डबल कर दें तो अर्थ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अर्थ का रेडियस आ गया, ओमेगा आ गया। अब क्या होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये एक लाइन ये ऐसी होती है, इस लाइन को अपन इक्वेटर बोल देते हैं। ये अर्थ का सेंटर, ठीक है, और ये लाइन को अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। ये अर्थ की इक्वेटर आ गई, ठीक है। इक्वेटर लाइन आप सब लोग जानते होंगे, जो अर्थ के मिडल में से जस्ट पास करती है। अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब अपन सब लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। अब मैं कोई जनरलाइज पोजीशन की बात करता हूँ। मान लो कोई इंसान जो है यहाँ पर रह रहा है, इस अर्थ पे कोई इंसान जो है यहाँ पर रह रहा है। मैं पार्टिकल बनाता हूँ, इंसान नहीं बना रहा, ये ऐसा पार्टिकल मैंने बना दिया। ये पार्टिकल यहाँ पे अर्थ पे है, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है तो ये पार्टिकल भी घूमेगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब इस पे अगर मैं mg शो करूँ बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए, तो इस पे m इंटू जी किधर लग रहा होगा, mg फोर्स जो है, इस पे m इंटू जी फोर्स तो इधर आ गया हो, ठीक है। ये सेंटर की डायरेक्शन में mg आ गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, नॉर्मल n, ठीक है। नॉर्मल और mg फोर्स आ गए। अब क्या होगा बेटा, ये अर्थ जो है घूम रही है, अर्थ के घूमने का इफेक्ट अगर कंसीडर करूं मैं, तो क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, ये यहाँ पे बैठ जाऊं, तो मैं यहीं इस ब्लॉक के जस्ट पास में बैठ जाता है, टिंग टिंग, यहाँ बैठ गया अपन। तो ये ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बेटा, कि ये ऐसे ऐसे घूम रही है ना अर्थ ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या, इस ब्लॉक का भी ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है।
अब ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉक भी घूम रहा होगा ऐसे ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में आएगा। क्या कितना आएगा बोलो? इस ऑब्जेक्ट का मास m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r। स्मॉल r है ये वाली रेडियस, जो ये सर्कल का रेडियस है ना, ये सर्कल का रेडियस, ये स्मॉल r है बेटा, यहाँ से लगा के यहाँ तक स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R रेडियस में नहीं घूम रहा वो पार्टिकल, कैपिटल R में वो पार्टिकल्स घूम रहे होंगे जो इक्वेटर पे है, ये वाला पार्टिकल इक्वेटर पे तो नहीं है, ये स्मॉल r रेडियस में घूम रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जो एंगल है ना बेटा, इस एंगल को एक स्पेशल एंगल नाम देते हैं अपन। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं लेटीट्यूड एंगल। क्या बोलते हैं? ये जो एंगल बन रहा है ना इक्वेटर से, इसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा होता है क्या? लेटीट्यूड एंगल। तो ये एंगल भी लैम्डा के बराबर हो गया क्या? लैम्डा भी मैं लिख दूंगा, क्या है लैम्डा? लेटीट्यूड एंगल है। लैम्डा क्या आ गया बेटा? लेटीट्यूड एंगल आ गया लैम्डा। और साथ में या फिर एक काम करें क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ m क्या हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, और r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना उसका रेडियस। एंड लैम्डा क्या है? इसको बोला जाता है लेटीट्यूड एंगल। लेटीट्यूड एंगल, लेटीट्यूड एंगल क्या होता है? ये जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इक्वेटर से क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। इक्वेटर वाली लाइन से जो भी एंगल बन रहा है उसको लेटीट्यूड एंगल बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? एंगल हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से एंगल, उसको लेटीट्यूड एंगल बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ m ओमेगा स्क्वायर r बना लिया मैंने। अब मेरे को एपिरेंट वेट पता करना है, तो पहले मैं g इफेक्टिव बता देता हूँ। इफेक्टिव g क्या होता है? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या? एपरेंट वेट जो होता है ना, पहले आपको एक g इफेक्टिव का फॉर्मूला याद कर लेना है। एक काम करो, अभी मैं डेराइव करता हूँ पहले, है ना, डेराइव करते हैं, लास्ट में बोल दूंगा ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। वापस रिपीट करता हूँ, अर्थ के घूमने का क्या इफेक्ट आता है अपन ये देखना चाह रहे हैं। तो अर्थ जो है ओमेगा से घूम रही है, अपन ने ये मान लिया, लिखा भी मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। आर जो है अर्थ का रेडियस है, रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, किलोमीटर है, मीटर नहीं है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ ब्लू कलर का, इस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। और वो जो, इसको नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये जो ब्लू कलर का रखा है, आर क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका रेडियस। और लैम्डा लेटीट्यूड एंगल, लेटीट्यूड एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल से वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, उसको लेटीट्यूड एंगल बोल दिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ये m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। अब ये ब्लॉक इधर तो आ नहीं रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, मतलब यहीं कहीं रेस्ट में। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर के लिए मैं क्या करूं, ये आ गया अपने पास ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए क्या कहानी होगी, देखो सेट, ये ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में लग रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इस m ओमेगा, ये ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है ना, ये ना तो अंदर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब इस m ओमेगा स्क्वायर r का इधर एक कंपोनेंट आएगा और दोनों फोर्स बैलेंस करा के मैं इक्वेशन लिखूंगा। अभी पहले यहां तक लिखो, आप यहां तक की कहानी लिखो, फिर आगे की कहानी समझाता हूं क्या है। चलो लिख लिया होगा। अब इस ऑब्जर्वर के लिए क्या किया मैंने, फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब इस, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। अब रेस्ट में है ना,
तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगा। ये वाला फोर्स कौन सा है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है ना। तो अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट बोल दिया एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस लेमडा, और ये वाला कंपोनेंट बोल दिया एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर साइन लेमडा। अब ये रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा इक्वल टू एम जी। मतलब ये जो नॉर्मल आना चाहिए ये क्या आ गया? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस लेमडा। लेमडा क्या है? लैटिट्यूड एंगल। अब स्मॉल आर जनरली हर एक ऑब्जेक्ट तो अलग अलग जगह होगा ना, हर एक ऑब्जेक्ट का रेडियस अलग अलग होगा। जैसे यहाँ सर्कल है, ये अर्थ आ गई। अगर कोई पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका रेडियस अलग अलग होगा, सबका लैटिट्यूड एंगल भी अलग अलग होगा। तो अपन यहाँ से क्या चाह रहे हैं? स्मॉल आर को गायब कर देते हैं। स्मॉल आर को गायब करूँ तो देखो, अगर मैं स्मॉल आर को गायब करना चाह रहा हूँ तो स्मॉल आर को कैपिटल आर की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है? देखो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये एंगल लेमडा है, और ये कैपिटल आर है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, ठीक है। ये एंगल लेमडा है तो ये वाला एंगल भी लेमडा होगा क्या? ये वाला एंगल भी लेमडा हो गया, ये आर हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ से कोस लेमडा लिखूँ डायग्राम से, तो कोस लेमडा क्या आ गया? स्मॉल आर अपन कैपिटल आर आ गया। ये वाले डायग्राम से कोस लेमडा देखो जरा, यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। तो कोस लेमडा कैसा आ गया? देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या कर दिया आपने। ये सेंटर सी आ गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये तो कैपिटल आर अर्थ का रेडियस के बराबर हो गया, और ये ऐसी लाइन खींच दी मैंने, ये स्मॉल आर के बराबर हो गया कि ये स्मॉल आर, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो सर्कुलर मोशन हो रहा है स्मॉल आर हो गया। और ये वाला एंगल भी लेमडा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ये वाला एंगल लेमडा है ना, लैटिट्यूड एंगल, तो जेड शेप का एंगल हो गया। तो कॉस लेमडा, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिखा जा सकता है? आर कॉस लेमडा। तो एन क्या आ गया अपने पास? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह आर कॉस लेमडा इंटू एक कॉस लेमडा और है, तो नॉर्मल जो आ गया ना वो कितना आ गया? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। यह नॉर्मल रिएक्शन आ गया एपरेंट वेट। हकीकत में अगर अर्थ घूम नहीं रही होती, अर्थ का रोटेशन जीरो होता, तो नॉर्मल एम जी के बराबर होता, जो कि पूरे न्यूटन्स लॉ में यूज किया अपन ने। नॉर्मल किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। नॉर्मल किसके बराबर? एम इंटू जी के बराबर। अब मैं यहाँ से इसको ऐसा भी लिख दूँ, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ऐसा लिख दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या मान लिया मैंने? इफेक्टिव जी का वैल्यू क्या हो गया? घूमने के कारण जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ऐसा। अगर मैंने जी इफेक्टिव क्या मान लिया? ये जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा को मैंने जी इफेक्टिव मान लिया, तो यहाँ से निकल के आता है नॉर्मल कितना हो जाएगा? एम इंटू जी इफेक्टिव। जो पहले नॉर्मल एम इंटू जी हो रहा था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया घूमने के कारण। कितना कम हुआ? ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, नीचे वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया। अब ये फॉर्मूला याद रखना आपको आसान इसलिए होता है क्योंकि आपको नॉर्मल एम जी तो पता होता है, नॉर्मल का वैल्यू एम जी के बराबर होता है। अब यहाँ क्या करना है? एम जी, जी की जगह जी इफेक्टिव लिख लेना। ये क्या है? जी इफेक्टिव, ई एफ एफ लिखा है मैंने, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये है इफेक्टिव जी, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। जी इफेक्टिव का वैल्यू याद रखिएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। कहानी लिखो जल्दी से। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना के रख दिया है मैंने। JEE में भी क्वेश्चन पूछा है इससे, नीट में भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया। 2 स्टार लगा दिए, 3 4 लगा लो, आप 5 लगा लो, कितने भी स्टार लगा लो, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे JEE में भी और नीट में भी, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, डेरिवेशन भले ही सब कुछ भूल जाओ आप, ये पूरा डेरिवेशन फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद करते टाइम ये जरूर पता होना चाहिए, जी 9.8 या 10, ओमेगा
अर्थ का, जिस भी ओमेगा से अर्थ घूम रही है, आर अर्थ का रेडियस, लैम्डा हॉरिजॉन्टल से लेना है, वर्टिकल लाइन से नहीं लेना, अर्थ की इक्वेटर से कितना ऊपर है कितना, उसको लैटिट्यूड एंगल बोला जाता है। वर्टिकल से हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा, उसको को लैटिट्यूड एंगल बोल देते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो जरा यहाँ तक की कहानी, फिर इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर दें, थोड़ा सा और बचा है, कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो यहाँ तक की कहानी लिख ली। अब अगर कोई भी पार्टिकल अगर रखा है अपना इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ला दूँ, ये ऑब्जेक्ट को धीरे 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 इधर लाऊंगा और इक्वेटर पर ला दूँ, तो लैम्डा 0 हो गया क्या? तो लैम्डा 0 रखूंगा तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 0, कोस 0 का वैल्यू 0 नहीं होता 1 होता है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा आंसर, कोस 0 1। अगर बोल दिया जाए ऑब्जेक्ट पोल पे रखा है, पोल पे रखने पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 90, और लैम्डा 90 आ गया तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जी आ गया, नॉर्मल एम जी के बराबर आ गया। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके वेट पे, इसका जो वेट है नॉर्मल वो mg ही बना रहेगा, भले ही अर्थ का रोटेशन कंसीडर कर लें तो भी। वो एक पॉइंट होता है पोल, क्यों? क्योंकि पोल पे जो है ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है लैम्डा 90 होने के कारण। मतलब और वैसे पता भी आपको यहाँ पे जो पॉइंट होगा नॉर्मल, जस्ट ये वाला पॉइंट नॉर्मल वो घूम नहीं रहा है सर्कल में, वो तो एक रेस्ट में ही मेंटेन है हमेशा। ठीक है ना, कौन सा वाला पॉइंट, ये जो एकदम ये वाला टिप वाला पॉइंट है ये तो हमेशा रेस्ट में ही है, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी लिख लो, जल्दी से लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे की कहानी लिख देता हूं मैं। एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एट इक्वेटर लैम्डा बराबर 0, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 0। मतलब यहाँ से जी इफेक्टिव सोल्व करूँगा ना, जी इफेक्टिव सोल्व करने पे कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस। एक पोल, चाहे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा 90, लैम्डा 90 तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 होता है तो जी इफेक्टिव 0 आ गया। मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन। ठीक है ना, अर्थ का रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, कहां पे, पोल पे। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए बेटा, क्लियर है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा आपको, यहां तक की कहानी नोट कर लो, इक्वेटर एंड पोल की। चलो नोट किया, क्वेश्चन कर लें एक। देखो क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले इसको गायब करते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया हो। देखो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एक। ये आ गई अर्थ, ये घूम रही यहां से ओमेगा से। ठीक है, हकीकत में जो अर्थ घूम रही है उसका टाइम पीरियड कितना है, एक्चुअल में 24 आवर्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर आ गया और यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है,
और ये जो पार्टिकल है इस पे नॉर्मल 0 हो जाए। ठीक है, आपको क्या बोल दिया जाए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ so that normal reaction force will be normal reaction force on object will be 0। इसको फ्री फॉल कंडीशन भी बोला जाता है। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी फ्री हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन फ्री हो गया ना, मतलब यहाँ ग्रेविटी फ्री सिचुएशन आ गई है, मतलब अब ये इधर अट्रैक्शन पे नहीं रहा, मतलब अर्थ में कुछ न कुछ मैंने ओमेगा में चेंज कर दिया होगा। तो आंसर सोल्व करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सॉल्यूशन होगा, मुझे आसान लगता है, पता नहीं बच्चों को कैसा लगेगा। चलो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखो, क्या है सबसे पहले तो इफेक्टिव जी का फॉर्मूला क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। 8 इक्वेटर जैसा कि डायग्राम से देख पा रहे होंगे आप, लैम्डा कितना हो जाएगा 0, एंड साथ में जो है जी चलो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 0, तो जी इफेक्टिव का जो वैल्यू आ गया ये आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया ना। अब ये नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दूं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है m इंटू जी इफेक्टिव। अब अगर मैं इसको 0 करूंगा इसका मतलब जी इफेक्टिव भी तो 0 हो गया ना, जी इफेक्टिव भी 0 हो गया। अब जी इफेक्टिव को 0 कर दिया तो क्या आ गया, बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी, तो यहाँ से ओमेगा आ गया अपने पास कितना, रूट ओवर जी अपॉन आर ई। इसी क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है आगे कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अर्थ का टाइम पीरियड बता दो आप कि अर्थ के इक्वेटर पे जो बी पार्टिकल है, आंसर अपना यही आ गया बेटा, है ना, मैंने जी का वैल्यू पूछा है ना आपसे, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अगर आपसे पूछा जाता है टाइम पीरियड, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव सिचुएशन लिख देता हूं, इन अबव सिचुएशन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा, इन अबाउट सिचुएशन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में घूम रही होगी अर्थ ऐसे सिचुएशन में। तो यहां से आंसर निकालोगे ना टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा से, टाइम पीरियड का आंसर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा से। तो जो टाइम पीरियड है 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू रखा आपने जी अपॉन आर, तो ये आ गया 2 पाई आर अपॉन जी। आर का वैल्यू आपको पता है कितना है बेटा, आर का वैल्यू है 2 पाई 6400, ये तो किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया, जी का वैल्यू अप्रोक्स 10 रख लेता हूँ। तो ये जो आंसर आता है यहाँ से सोल्व करके आप टाइम पीरियड निकाल लेते हो, ये आता है, मैं सोल्व करके आंसर वैसे सेकंड में आएगा, आंसर सेकंड में आएगा, 60 से डिवाइड करके मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आता है 84.6 मिनट। ठीक है, इसका आंसर आप सोल्व करोगे ना तो किस में आएगा बेटा, सेकंड में, उसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अगर अर्थ का रोटेशन इतना जल्दी हो जाए, मतलब 84 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में अर्थ पूरा सन के राउंड सॉरी अपने एक्सिस के राउंड घूम ले, मतलब दिन और रात दोनों 1.5 घंटे में हो जाए, तो जो इक्वेटर वाले प्राणी हैं वो सब फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब उनका अर्थ से कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो हमेशा हवा में उड़ सकते हैं, खुले पंछियों की तरह आज़ाद हो जाएंगे वो इक्वेटर वाले प्राणी। कब, जब अर्थ इतना तेज घूमना शुरू कर दे, फटाफट फटाफट फटाफट, कितना तेज कि 1.5 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट, 1.5 घंटा बोले तो 84 मिनट, 84 बोले तो इसका आधा कितना हो जाएगा 42 मिनट, 42 मिनट का दिन, 42 मिनट की रात, 42 मिनट में दिन खत्म, 42 मिनट में रात खत्म, और 42 मिनट का जो दिन हुआ है उसमें हमारे बच्चे सुबह उठ भी गए, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, लाइव लेक्चर सब अटेंड कर लिए 42 मिनट में, और दिन खत्म, फिर सो गए और फिर उठ गए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी
अगर अर्थ जो है इतना तेज घूमने लग जाए ना तो इक्वेटर वाले जो प्राणी है फ्री फॉल में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ, इसी न्यूमेरिकल के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल लिख लो और फिर मैं एक सर्कुलर मोशन का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, फिर अपन इस लेक्चर को विराम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अपन सेंटर ऑफ मास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो, जल्दी से कहानी लिख लो। चलो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। मेरा एक आसान सा न्यूमेरिकल क्या है, देखो। इसको गायब कर देते हैं पहले। चलो क्वेश्चन लिखता हूं। ये ग्राउंड आ गया बेटा, और यहां एक पाथ है ये इस टाइप का फ्रिक्शनलेस, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया लास्ट में आके। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। इस ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ मैं, एक ब्लॉक मैंने यहाँ से रिलीज किया, एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है एच हाइट से, यहाँ से ब्लॉक रिलीज किया। ठीक है, इस ब्लॉक को रिलीज किया और ये ब्लॉक यहाँ तक पहुँचे, मतलब यहाँ से इधर 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 आया है, यहाँ से घूम घूम के यहाँ तक पूरा पहुँच जाए। तो आपसे क्या पूछा गया है, ये स्मूथ है, सब जगह स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी। क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ ब्लॉक इज रिलीज, अ ब्लॉक इज रिलीज, आसान क्वेश्चन है ना, फ्रॉम द टॉप of a smooth vertical track, from the top of smooth vertical track। ठीक है, और ये स्मूथ वर्टिकल ट्रैक का जहाँ एंड पॉइंट आ रहा है ना, वहाँ सर्कुलर ट्रैक आके ये इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, find minimum value of h so that block completes the circle। ठीक है, ब्लॉक सर्कल में कंप्लीट कर जाए, मतलब ये यहां से आते 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 अगर यहां तक पहुंच गया तो फिर तो आगे तो पहुंच ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी शुरुआत करो जरा, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो इसको। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, नया क्वेश्चन है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए पहले आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि लोवेस्ट पॉइंट पे किसका कितना स्पीड आना चाहिए। ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये ब्लॉक का, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड होना चाहिए, √4gl √5gl। देखो जरा इस वाले क्वेश्चन में क्या आया था, यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ पे वेलोसिटी आना चाहिए √5gr, तब जाके ये पूरा यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ √5gr चाहिए, तो मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आंसर निकाल लेता हूँ, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, या आप लोग खुद से सोल्व करो, वीडियो पोस्ट करके। थोड़ा हिंट मैंने दे ही दिया, सोल्व कर सकते हो, अब तो सोल्व करिए। U1 mgh होगा, यहाँ का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूँ इस लेवल पे, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी ½ mv² से, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिख दूंगा, मैं लिख रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ब्लॉक, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ब्लॉक। तो क्या लिख दिया, K1 + U1 K2 + U2। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई,
बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और v का वैल्यू आपको पता है कितना होना चाहिए, 2/5 होल स्क्वायर। बाद की पोटेंशियल एनर्जी 0, m से m मारा गया, स्क्वायर होगा तो यहाँ से h निकल के आएगा 5/2 r, ये आंसर। अगर 5/2 r से कम का हाइट हुआ तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मान लो 3 r है, 5/2 r मतलब 2.5 r। अगर ये हाइट यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, इससे तो ऊपर ही होना चाहिए, डायग्राम में मैंने ऊपर ही बताया था यहाँ पे। अगर ये हाइट 2.5 r है तो पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। 3 r है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ वेलोसिटी 3 r, यहाँ 3 r हाइट पे होगी तो यहाँ वेलोसिटी और ज्यादा आएगी, वहाँ 10 r होगा तो और ज्यादा वेलोसिटी आएगा, जितना ज्यादा ऊपर से गिरेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी आएगा। अगर मान लो यहाँ की हाइट 2 r है ओनली, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ की हाइट अगर 2 r है तो यहाँ √5gr से कम वेलोसिटी आएगी और ये यहीं से अंदर से कहीं से प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, सर्कल पे कंप्लीट नहीं चलेगा। आपको याद होगा मैंने नोट लगा के कंडीशन लिखाई थी आपको। ठीक है बच्चे, क्लियर है कहानी? तो प्यारे बच्चों, आज वाला लेक्चर तो अपन ने क्लोज किया ही सही, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया और सर्कुलर मोशन पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। तो बच्चों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर एक चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर को पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लो, सारा एक एक फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए। या तो आप एक काम करो, पूरा चैप्टर खत्म हुए उसके बाद 2 या 3 पेज का तो स्पेस लगाओ, 2 पेज का स्पेस लगा के फिर एकदम सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो, एक पेज पे सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिख डालो कि अपन ने सर्कुलर मोशन को समराइज कर लो अपने अकॉर्डिंग कि इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, कौन कौन सा फॉर्मूला आया, क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादा काम आए, तो उन फॉर्मूले का एक पेज में सिंपल एक पेज आगे पीछे में आ जाएगा, एक सिंपल पेज में पूरा समरी कर लो उसको। और वो हरदम आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। बट अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो न्यूमेरिकल में कहां से कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर क्या कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जब भी चैप्टर खत्म होए तो उसके फॉर्मूले जरूर याद करें, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करें। जब तक जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, इतिश्री करते हैं। थैंक यू।